अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एन न्यूज़ पर प्रोग्राम मुकालमा रज़ी के साथ और आज हमारी मेहमान एक ऐसी हस्ती कि जिनका इस शहर के सकाफ़ती हवाले से एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ है, एक ऐसी शख़्सियत के साथ ताल्लुक़ है जो हम सब के लिए बहुत मोहतरम है। और फिर इनकी अपनी शख़्सियत के भी कई पहलू हैं। वो मौसीकी से ताल्लुक़ रखती हैं, वो शोबा तालीम से ताल्लुक़ रखती हैं, वो पीटीवी मुल्तान की पायनियर्स में से हैं। इब्तदाई दिनों में वो पीटीवी मुल्तान की जनरल मैनेजर की हैसियत से काम करती रहीं। उसके बाद वो मैप्को बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स में रहीं। वो और बहुत से उनके शख़्सियत के पहलू, और सबसे अहम बात जो है वो ये है कि उन्होंने वो पहली ख़ातून हैं जिन्हें सदारती एज़ाज़ दिया गया, तमग़ा इम्तियाज़ हासिल करने वाली। राहत मुल्तानी कर हमारे दरमियान आज मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, जी, वालेकुम सलाम। खुशामदीद। आपको आपके साथ बात करने से पहले बहुत सी चीज़ों पे गौर करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। और ज़ाहिर है किसी की शख़्सियत के बहुत से पहलू हों तो फिर सोचना पड़ता है कि आगाज़ कहाँ से करें। तो बुनियाद जो है, जो पहचान है, वो आगाज़ तो फिर हम मौसीकी से ही करेंगे। और उसमें हमें ये देखा बहुत से लोगों को जिनका मौसीकी के साथ ताल्लुक़ हो, किसी फ़न के साथ ताल्लुक़ हो, कि जब विरासत में कोई चीज़ आ रही होती है तो आपके लिए मुश्किलात भी होती हैं और आसानियाँ भी होती हैं। मुश्किल ये होती है कि एक बहुत बड़ी शख़्सियत मैडम सुरैया मुल्तानी कर, एक बहुत बड़ा नाम, दुनिया भर में जाना जाने वाला, और वो मुल्तान का चेहरा, और उस चेहरे के साथ जब आप ने ग्रो किया और आपको अपनी पहचान बनाने में ज़ाहिर है दिक्कत पेश आई या आसानी? अच्छा रज़ी साहब, ऐसा है कि माशाल्लाह आप खुद इतने ज़्यादा लर्नेड हैं कि मुझे भी इस प्रोग्राम में आते हुए थोड़ा आपसे बातचीत करते हुए थोड़ा मुश्किल लग रहा था। तो ऐसा है कि अम्मी के साथ जो वाबस्तगी है उसमें चूँकि मेरे लिए बाइस फ़ख़्र रहा ये, और मुझे वो दिक्कत पेश नहीं आई जो अमूमन लोग शिकवा करते हैं कि पेश आई, क्योंकि मैंने अपना प्रोफ़ेशन भी रखा और साथ म्यूज़िक मेरा अपना शौक़ तो था ही, लेकिन लोगों के कहने पे, के इसरार पे, अम्मी जी की वजह से मुझे हर जगह लोगों ने इन्वॉल्व किया। तो मैं समझती हूँ कि मेरे लिए बहुत अल्हम्दुलिल्लाह राहें आसान हो गई, लेकिन उसके साथ-साथ मेहनत, आवाज़ का अच्छा होना, सुर में गाना। चूँकि मैं एक लिमिटेड गाती हूँ, मैं फुल टाइम आर्टिस्ट नहीं हूँ, मेरा एजुकेशन से ताल्लुक़ भी है, मुझे अपनी जॉब भी कंटिन्यू करनी है, तो और भी ढेर सारी एक्टिविटीज़ हैं। तो मौसीकी में ज़ाहिर है मुश्किलात तो ये होती कि सीखने में, अच्छा गाने में। बाकी अल्लाह का शुक्र है कि मुझे बहुत कम मुश्किलात हुई हैं। सफ़र तो कठिन है ही, ज़ाहिर इसमें है, तो नो ज़ाहिर है। डाउट, लेकिन मेरे लिए अल्लाह ताला ने बहुत आसानियाँ पैदा की, शुक्र जब अल्लाह का। बचपन आपका उनके साथ गुज़रा और उन्होंने माँ के साथ-साथ बाप बन के भी पाला आपको। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, फिर वो मुख्तलिफ़ दौरों पर जाती थीं। बहुत मसरूफ़ ज़िंदगी थी उनकी, बहुत, बहुत बिज़ी, पाकिस्तान में वेरी बिज़ी। भी और बैरून मुल्क भी, जी, और जी। मशरक़ी पाकिस्तान में बहुत आना-जाना बहुत होता था उस आना-जाना। ज़माने जी, में। जी, और जी। इस्लामाबाद, लाहौर टीवी सेंटर बन गया। जी, लाहौर में उन्होंने बहुत जाना होता था। जी। फिर कुछ फ़िल्म इंडस्ट्री के साथ जी, भी एक राब्ता हुआ। जी। वो ज़माना आपका कैसा था? अ उसमें वो एक ये जो पहले वाला ज़माना था, ये मेरी पैदाइश से पहले का है। दूसरा और जो बाकी वाला बचपन है, जो बाद वाला। जो बाद वाला है, उसमें हमने अम्मी को, चूँकि मेरे वालिद साहब की इंतकाल हो गया उनका व्हेन आई वाज़ मतलब डेढ़ 1 साल की मैं थी, तो हम छोटे-छोटे बच्चे थे, तो अम्मी ने बाप बन के पाला। तो हमने उनको हमेशा बिज़ी देखा कि प्रोग्राम्स में गईं, पूरे वर्ल्ड में, पाकिस्तान में आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं। तो उन्होंने ज़्यादा फ़ादर का रोल प्ले किया है। जैसे एक बाप का घर में रोबो दबदबा होता है, वो प्ले किया। और मेरी खाला और नानी जी ने पूरे घर को सँभाला, लुक हम आफ्टर बच्चों को किया। सँभाला, लुक आफ्टर किया, स्कूल भेजना। बाकी ये अम्मी की बेसिक चीज़ें थी कि बच्चों को आला तालीम दिलवानी है, उनका अच्छी तरबियत करनी है, और वो अभी तक माशाल्लाह अल्लाह उन्हें ज़िंदगी सेहत दे, तो वो हमारी तरबियत का वो पहलू अभी तक जो है उनका वो जारी सारी है। सख्तगीर भी थी। जी, सख्तगीर तो हैं, क्योंकि सिंगल पेरेंट अगर बहुत लीनिएंट हो जाए तो बच्चे फिर आउट हो जाते हैं। हुँ। तो ज़ाहिर है बच्चों की तरबियत भी करनी, घर में भी करना, एक मिज़ाज में वैसे भी इंसान की सख्ती
आ भी जाती है। और गाना भी बड़ा मुश्किल काम है, स्टेज पे परफॉर्मेंस कोई भी देता है, चाहे वो जिस शोबे से भी ताल्लुक हो, तो दैट्स अ टफ वन। तो उन्होंने मोहब्बत भी की है, लेकिन सख्ती उनके मिजाज के अंदर है नहीं, लेकिन हम इन हालात की वजह से बच्चों के लिए उन्होंने, हाँ वैसे वो बड़ी नरम दिल नरम मिजाज खातून है, बट ये कि हमारे पे उनकी स्ट्रिक्टनेस जो है वो अभी तक होती है। हाँ जी। और उनके मैंने में हमेशा काम करते हुए आते जाते, मतलब शी इज़ वेरी मच फोकस्ड। हमें उन्हें उनकी कोई और शौक नहीं है ज़िंदगी में, ना बहुत सहेलियाँ, ना बहुत मिलना, ना बाहर आना जाना। उनका अपना म्यूज़िक, स्टडी, इससे ज़्यादा उनका जो है ज़्यादा, और घर की रग़बत के फ़ौरन शो किया, फ़ौरन वापस गए, काम किया, फिर वापस। हाँ, आपके साथ गुफ्तगू तो हम कर रहे हैं, म्यूज़िक अब तक नहीं सुना। बिल्कुल सुने। तो मेरा ख्याल है हम अपना, मुझे जो खुद बहुत अच्छा लगता है जी, ना जी। वो, उसमें एक बहुत बड़ा मैसेज है। बिल्कुल, बिल्कुल। अल्लाह आन बसावे साड़ियाँ झोंका। आमीन, आमीन। बिल्कुल दुआ है बहुत बड़ी। आइए नाज़रीन, ज़रूर। खड़ी रेंदी हसनेड़े नालो काकू, खड़ी रेंदी हसनेड़े नालो काकू, अल्लाह वसावे सारा जो काकू, अल्लाह वसावे सारा जो काकू, खड़ी रेंदी हाँ। पीर पैगंबरा सुल्तान सिकंदरा, पीर पैगंबरा, पीर पैगंबरा सुल्तान सिकंदरा, पीर पैगंबरा सुल्तान सिकंदरा, मैं मर गई वे, मैं मर गई वे, मैं मर गई। हाय तरसनी आंदाए नालो काकू, हाय तरसनी आंदाए नालो काकू, अल्लाह वसावे सारा जो काकू, अल्लाह वसावे सारा जो काकू, खड़ी रे दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी बात का मेज़बान मैं हूं फिदाउल्लाह चौधरी। बात होगी अवाम के मसाइल की, बात होगी सेहत के हवाले से मौजूद सहूलियात और बढ़ते हुए अमराज की। आपकी ओपीडीज़ बंद हो जाती हैं, पेशेंट सफ़र कर रहा होता है। गवर्नमेंट जब इस तरह करेगी तो डॉक्टर स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेशन में आके एहतजाज का दायरा कार भी हम वसी कर देंगे। करेंगे बात तरक्याती मंसूबों की, अवाम के मसाइल पहुँचाएंगे ईवानों तक। पाकिस्तान ज़्यादा जो टैक्स पे करने वाली कंट्रीज़ में शामिल होता है। तो जिन मुल्कों में इतनी हैवी टैक्सेशन ली जा सकती है, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ सर्विसेज, ये सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। इंडस्ट्री के मसाइल को लाएंगे ज़ेरे बहस। बात होगी ज़राअत के शोबे से मुंसलिक अफराद से। आटा जिसको हम आम जुबान में कहते हैं, कि उसके अंदर क्या कमी होती है। हमारे यहाँ डाइटरी डाइवर्सिटी जो है वो नहीं है, मुख्तलिफ अक़साम की खुराक नहीं खाई जाती। एन न्यूज़ HD पर देखते रहिए प्रोग्राम आपकी बात, जुमा और हफ्ता रात 8 बजे। इमरान खान आपको हमने वोट दिए हैं, नियाज़ी साहब हमारे बारे सोचें। चूँकि यहाँ पे डेजर्ट एरिया है, एक ही फसल होती है लोगों की साल में, और ज़रिया माश उसी पे चल सूबे में ये मनाया जा रहा है, और इसमें जो हमारे शहीद होते हैं उनको हम उनकी याद में ये मनाया जाता है। ये गुजारिश करूँगा कि जिस तरह से हमेशा जोश व जज्बे से मनाते हैं 14 अगस्त, इस दफ़ा भी मनाया जाए। कॉलेजेस हैं, हमारे जो स्कूल्स हैं, ये सब मिलकर ये कर रहे हैं, और ये जो विजन है इमरान खान साहब का, सरसब्ज़ पाकिस्तान। पंजाब एमरजेंसी सर्विस और दूसरे अज़ला की तरह हमारे ज़िला लिया में भी ये मुहिम ज़ोर शोर से जारी है। आर्मी को और तरक्कियाँ दें, उनको दुश्मन नीस्त व नाबूद हों,
कोई आला अफसर आए और इस मुल्क को आगे संभाले, कंट्रोल करे, क्योंकि आर्मी के अलावा हमें कभी भी सहूलत नहीं मिली। जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान। इतवार की शाम 7:05 पर। जिंदगी का हर सुख, हर आसाइश, बेहतरीन तर्ज जिंदगी पैसे से नहीं, चाहत से मिलता है। अच्छा नजर आने की चाहत, ऊंची उड़ान की चाहत, अपने ख्वाबों की ताबीर की चाहत। मुझे भरोसा है अपने हर फैसले पर। अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए, जदीद लाइफस्टाइल और भरपूर आसाइशों की तकमील के लिए कब से था इंतजार कि काश हो मुयस्सर एक ऐसी जगह जहां दुनिया की हर सहूलत हो मौजूद। ऐसा मुमकिन हुआ J7 एम्पोरियम इस्लामाबाद की वजह से। मेरे घर, ऑफिस और तमाम सहूलियात एक छत के नीचे। जदीद आर्किटेक्ट और बैनुल अक़वामी तर्ज तामीर का शाहकार 26 मंजिला कॉर्पोरेट टावर, कमर्शियल मॉल और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स B17 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन पर मौजूद, मोटरवे, GT रोड और CPEC के संगम पर वाक़े पाकिस्तान का मेगा प्रोजेक्ट। पाकिस्तान का पहला स्काई वॉक ब्रिज एंड हाईएस्ट कैफे, जहां से होता है मारगिला की पहाड़ियों का दिलकश नजारा। 3 मंजिला स्मार्ट कार पार्किंग के जरिए अपनी गाड़ी को पार्क करें। नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड से आरास्ता, जदीद तरीन आसाइशों से भरपूर, मुकम्मल आर्टिस्टिकली डिजाइन शॉपिंग मॉल। सिंगल एट्रियम डे लाइट से आरास्ता 6 मंजिला शॉपिंग मॉल में गेमिंग जोन एंड एंटरटेनमेंट, किड्स प्ले लैंड, 3D एंड 4D सिनेमा थिएटर्स और 2 फ्लोर्स पर मुश्तमिल फूड कोर्ट्स, 16 मंजिलों पर मुश्तमिल आर्टिस्टिकली डिजाइन कॉर्पोरेट ऑफिसेज। दिलकश, दीदा ज़ेब और पुरवकार तर्ज जिंदगी के लिए स्टूडियो 1, 2 एंड 3 बेड्स पर मुश्तमिल अपार्टमेंट्स, होटल अपार्टमेंट्स और पेंट हाउसेज, बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक वॉशरूम्स और अमेरिकन किचन, अपार्टमेंट्स के लिए अलहदा से स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब, ओपन एयर रेस्टोरेंट्स, बैंक्वेट हॉल्स और डेडिकेटेड कार पार्किंग। बुकिंग 25% से, बकिया 4 साल की माहाना आसान अक़सात। कॉन्टैक्ट 033 777 777 00। मल्टी गार्डन B17 Islamabad, a project of J7 Group. J7 Emporium, a smart choice. जी नाजरीन, आपको प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। और जाने से पहले हम एक बहुत खूबसूरत गीत सुन रहे थे और वो गीत हम सब के दिल की आवाज़ था। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। वो तो हमारे सरायकी की रिप्रेजेंटेशन करता है, नुमाइंदगी करता है, बिल्कुल खड़ी देनिया सने, बिल्कुल साउथ पंजाब को पूरा रिप्रेजेंट करता है वो। जी जी, साउथ पंजाब को। और फिर उसको जब हम वसी कैनवस में देखते हैं तो फिर तो वो पूरी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि हमारा मुल्क आबाद रहे, इसी तरह लोग मुस्कुराते रहें। यहाँ मुझे ना, जब आप ये गीत हमें सुना रही थी तो मुझे एक जहन में एक सवाल आया जी। और वो सवाल ये था कि आपने जिस तरह बताया कि आपने तरबियत भी हासिल की, वालदा से तरबियत हासिल की। अच्छा, आपकी वालदा से, मैडम से जब हमने इंटरव्यू किया था, मैंने रेडियो के लिए उनका एक इंटरव्यू किया था, आप भी उसमें मौजूद थी जी। जो उन्होंने अपना जो इस तरह बताया था कि मैंने किस तरह उस्तादों से सीखा और किस तरह वो आते थे और कैसे फिर वही रिजेंटमेंट उन्हें भी देखनी पड़ी। अच्छा, ये एक तरबियत का अमल था। अच्छा, पोइट्री में भी ऐसे ही था, मुसव्वरी में भी ऐसे ही था, हर फन में हमने ऐसे ही होता है जी जी। जब डिजिटल दुनिया आई है तो डिजिटल दुनिया में उस्ताद की शायद ज़रूरत नहीं रही जी। और उसने लोगों को, हर शख्स अखबार का एडिटर भी खुद बन गया
अपने ड्रामे का प्रोड्यूसर भी खुद बन गया, एक्टर भी खुद बन गया, और गुलकार भी खुद बन गया, और एक्टर गाना भी खुद लिखता बन भी गया। खुद है, अब ये जो हम देखते बनाता हैं भी खुद है और कंपोज भी खुद हम किए जा देखते रहे हैं कि बहुत सी आसानियां पैदा हुई हैं, हम मानते हैं कि चीज़ों ने, लेकिन ये जो एक खराबियां पैदा हो रही हैं वो भी हो रही ये हैं। कैसे इसके हवाले से कोई बात करना जब से देखें जी 30-40 ईयर से जब से ये कंप्यूटर आया और ढेर सारी डिजिटलाइजेशन इंडस्ट्री रेवोल्यूशन आया है, इसने बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं पूरी दुनिया में आके लोगों को इक्विप्ड कर दिया, लोग इस काबिल हो गए कि खुद कुछ कर सके। अब उससे ये कि जो उस्ताद की अहमियत है वो तो हर हाल में है ना, जो माँ की तरबियत की अहमियत है, जो उस्ताद की तरबियत की अहमियत है किसी भी शोबे में, उसको तो हम किसी सूरत भी डिनाई नहीं कर सकते, उससे हम दूर नहीं भाग सकते। बाकी जो खराबियाँ हुई हैं वो ये हुआ है कि जो चीज़ नहीं भी जानता वो भी वो करने लगा है उसका भी, लेकिन हमेशा ये एक असूल है कि एथिक्स कम हो गई, मोरालिटी कम हो गई, लेकिन असूल एक अल्लाह ताला का ये रहा कि जो सच है, जो सच्चाई है, जो अच्छाई है वो मुमताज़ ही रहती है। थोड़ी देर के लिए दब ज़रूर सकती है मगर वो ऊपर ही रहेगी। अब आप देखें जितने, अगर मैं मौसीकी की बात करूँ तो क्लासिकल सिंगर्स हैं, बड़े लोग जिन्होंने काम सीखा है, जिनकी औलादें भी आज करी हैं, अभी भी उनको बजाय एक वो बच्चा जो डिजिटल तरीके से म्यूज़िक को करके आ रहा है सामने और जो लाइव परफॉर्मर है और जिसने सीखा है उसकी अहमियत जो है वो ज़्यादा है। नहीं, लोग तेजी से उभरते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं, ये भी तो है जी, ये है ना कि एक गाना आपने गाया, हाँ जी, और फिर लाइव परफॉर्मेंस की उनकी कैपेबिलिटी भी नहीं है कि असल तो सिंगर आर्टिस्ट वो है जो लाइव, जैसे अब आप लोग लिखते हैं कि लिखी जा रहे हैं, अपनी बुक्स बना रहे हैं, माशाल्लाह एक पोइट है वो बैठ के लाइव लिख सकता है, और एक वो है जो कहीं से कुछ ले के कर रहा है काम, तो उसमें तो बहुत फ़र्क है। उर्दू में हम उसे शायर और मुतशायर कहते हैं, बेशक तो वो बहुत फ़र्क है जी। अब ये उस्ताद की बात आप कर रहे थे, अब एक बहसियत उस्ताद में अब आपसे बात करूंगा कि एक उस्ताद बहुत फेमस उस्ताद होता है जी, और वो अब क्लास में भी आप जाती हैं, अच्छा वो बच्चे भी जानते हैं, बच्चियां भी जानती हैं कि आप एक इंटरनेशनल फेम की, नेशनल फेम की मौसीकी से भी ताल्लुक़, गुलकारा भी हैं। अब उन बच्चों के साथ आपकी कैसे, उनमें आपके परस्तार भी होते हैं, उनमें ज़ाहिर उस्ताद के तो सभी परस्तार होते हैं, बच्चे परस्तार होते हैं अपने उस्ताद से, उससे सीख रहे होते हैं। अच्छा, उन बच्चों के बारे में, उनके बच्चों के साथ आपकी कैसे डीलिंग होती है? बच्चे कभी टीवी पे देख लें बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, यूट्यूब आजकल यूट्यूब आ गया और चैनल्स आ गए, तो बच्चों को अब बच्चे फ़ौरन वो आपका निकाल लेते हैं नेट पे, तो वो बड़े एक्साइटेड होते हैं। लेकिन मैंने क्लास में हमेशा ये रखा है कि बेटा वो मेरा आर्ट अलग है, लेकिन इस वक्त हमने अपने कोर्सेज ख़त्म करने हैं, हमने अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी है, तो बड़ा अच्छा एक ताल्लुक है। हम बच्चे प्रेज़ भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, और कुछ बच्चे खामोश भी हो जाते हैं और वो खुश होते हैं, कभी कभी क्लास में फरमाइश भी करते हैं। लेकिन ओकेजनली जब कॉलेज के फंक्शंस होते हैं तो मैं परफॉर्म करती हूँ, इकबाल डे आ रहा है तो उस पर करेंगे, कोई भी फंक्शन आता है, हमद है, नात है, किसी तरह का भी सालाना, तो उस पर मैं टीचर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा मेरी परफॉर्मेंस होती है, तो बच्चों को पता है कि टीचर गाना भी गाती हैं, तो बच्चे बड़े रिस्पेक्टफुल भी होते हैं, प्यार भी करते हैं। आज के बच्चों में पोटेंशियल कैसा है? बिल्कुल बहुत अच्छा है। देखें ये तो पोटेंशियल तो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता, ये तो अल्लाह ताला की कुदरत है, जब तक दुनिया कायम है नए से नए टैलेंट, नई से नई चीज़ें आती रहेंगी। अब ये तो ये कि कॉलेज स्कूल्स में अगर फंक्शंस होते रहते हैं तो बच्चे पॉलिश्ड होते रहते हैं उससे, लेकिन हमारे यहाँ जो अब बहुत पोटेंशियल है, कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई जी, जैसे बज़्म अदब होती हाँ, थी, जैसे और बहुत से हमारे यहाँ पीरियड्स होते थे जिनमें बच्चों को तरबियत सिखाया जाता था, तरबियत दी जाती थी। तो म्यूज़िक की तरबियत के लिए आपके पास इस डिजिटल दौर नहीं होना चाहिए। देखें जी हर कॉलेज स्कूल में कंपल्सरी होना चाहिए, परफॉर्मिंग आर्ट्स का एक डिपार्टमेंट होना चाहिए, लेकिन फिर वही बात आ गई जो आज से 70 साल पहले भी और 60 साल पहले भी कि बहुत से लोग कहते हैं कि जी ये कॉलेज स्कूल्स में नहीं होना चाहिए। तो और हालांकि घरों में बच्चे गाना भी गाते हैं, शादी ब्याह पे भी गाया जा रहा है, उस पर बच्चे झूमर नाच अपने ट्रेडिशनल चीज़ें भी लेके चल रहे होते हैं। तो इनको हम फाइन आर्ट्स को हम इंसान से कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। फाइन आर्ट्स को हमारे यहाँ मुज़ाहमत का क्यों सामना है? बहुत सामना है, बहुत सामना है। अब ये एक ख़ास ग्रुप्स हैं जो मुज़ाहमत करते हैं, वरना फाइन आर्ट्स तो आपकी तैयारी भी है, आपका बोलना भी है, आपके कलर स्कीमिंग भी है, जिस तरह आज आप ड्रेसअप हुए हैं ये भी फाइन आर्ट्स के अंदर आता है, आपका उठना बैठना, आपका बोलना, आपकी तरबियत। और जब इंसान के अंदर से अगर फाइन आर्ट्स निकल जाए ना तो हैवान में और इंसान में यही फ़र्क है। आप ये देखिए कि जिस इंसान के अंदर फाइन आर्ट्स है वो ऑटोमेटिकली वो नरम दिल भी होता है। डिफरेंस है हम फाइन आर्ट्स को नेचर के साथ अगर जोड़ के नेचर में सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाह अज़ीम, अल्लाह ताला खुद खूबसूरत है, जमील है और जमाल को पसंद
पसंद करता है और वो इंसान को अच्छा, देखिए कायनात का अपना भी तो रिदम के ऊपर कायम है। वो एक म्यूजिक दरिया में भी तो है, और दरिया, चिड़ियां जो बोलती हैं, चिड़ियां, सूरज चांद का ढलना उभरना, वो सब म्यूजिकलिटी रिदम के साथ। अल्लाह पाक फरमाते हैं अगर एक चीज़ भी अपने रिदम से निकल जाए तो वो तो म्यूजिक भी तो रिदम ही है, गाना भी अगर उसको अच्छे तरीके से किया जाए। इसको असल में समझाने की जरूरत है कि एक हर चीज़ में एक फाइन लाइन होती है अच्छाई और बुराई में। अब इंसान अगर एक ही चीज़ को बुराई की तरफ ले जाता है तो उधर निकल जाता है, और अगर अच्छाई की तरफ ले जाए तो फिर जो हमारे सूफी बुजुर्गों का कलाम है, जो सूफियाना कलाम है, वो तो इंसान को अमन, अमान, खूबसूरती का मैसेज, नेचर से ताल्लुक, कुदरत के नज़ारों के सामने लेकर जाते हैं। अब सूफी बुजुर्गों में ख्वाजा गुलाम फरीद साहब की शायरी आप देखें कि उन्होंने कहाँ अमन की भी बात की है। ख्वाजा साहब पे वो हफ्त ज़बान शायर है, यानी 7 ज़बानों में उनको अबूर था। फ़ारसी पे उन्होंने शायरी की, अरबिक में किया, और उनका ये सराइकी हो गया। और हमारे जो पहले पब्लिश शायर हैं वो तो सराइकी को जैसे एक पब्लिकेशन में लाने के लिए वो ख्वाजा साहब का कलाम हम देखते हैं, उसमें प्योर जो है चीज़ें। अब ख्वाजा साहब की एक कलाम है, किस धरती से आए हो तुम, किस नगरी के बासीरे, प्रेम नगर है देश तुम्हारा, फिरते कहाँ उदासी रे। कि इंसान को सूफी वो मैसेज दे रहा है कि इंसान तू तो अल्लाह ताला ने तुझे इस दुनिया में उतारा था, तुझे क्या हो गया यहाँ के, तो क्यों अपनी इंसानियत से निकल गया, प्रेम नगर, मोहब्बत क्यों तूने कम कर दी। अगर यही मोहब्बत का जो पीस का मैसेज आज पूरी दुनिया दे रही है, जिसमें इंटर रिलीजन हार्मनी की बात हो रही है, आज के मुख्तलिफ मज़ाहिब का आपस में क्या ताल्लुक है, उनकी मोहब्बत कैसे, टॉलरेशन का मैसेज, तो यही सूफी बुजुर्गों ने दिया। देखिए हिंदू भी रहता था यहाँ जब इंडो पाक बनने से पहले, तो ये सूफिया का पैगाम था, अमन, आपने इंसान देखना है, अच्छा इंसान, इंसानियत पहले, बाद में आपके जो मजहबी आपके जो फिरके हैं, अकायद हैं, वो बाद में। इंसानियत का मैसेज ही उन्होंने दिया। और अभी मैं चाहूंगी कि मैं भपला साहब ने, मैं एक भपला साहब की बात आपको सुना दूं। भपला साहब ने इस बड़े शायर थे यहाँ के और खूबसूरत इंसान थे, इकबाल हसन भपला। उन्होंने एक जुमला उनकी किताब में मैंने पढ़ा था कि इंसान पहले आया था और इसलिए उसकी फौकियत है, मजहब उसके लिए बना था, इंसान मजहब के लिए नहीं बना, मजहब इंसान उसको रिफाइन करने के लिए, उसको इंसान बनाए, उसको एक हैवान से ऊपर ले जाने के लिए, अपने रब की पहचान के लिए खुदा ने मजहब बहुत खूबसूरत। आपसे अब हम ख्वाजा साहब उर्दू का कलाम सुनाएं, बिल्कुल उर्दू का कलाम सुनाएं उनको, ताकि हमें पता चले। हम सिर्फ ख्वाजा साहब के सराइकी का कलाम, सराइकी काफियां सुनते हैं, लेकिन उर्दू में उनका जो मैसेज है वो भी बहुत खूबसूरत है। आइए नाज़रीन, ख्वाजा साहब का क्या कहना है जी, क्या कहना है? बहुत आला, बहुत आला। नाज़रीन, अब हम ब्रेक पर चलते हैं। ब्रेक के बाद अब हमारे साथ रहिएगा। अभी हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, बहुत से मौज़ूआत हैं, और जैसी दिलचस्प गुफ्तगू आपने अब सुनी वैसी ही आप अभी मज़ीद सुनेंगे, और हम मज़ीद गीत भी सुनेंगे राहत मुल्तानीकर साहिबा से। जिंदगी का हर सुख, हर आसाइश, बेहतरीन तर्ज जिंदगी पैसे से नहीं, चाहत से मिलता है। अच्छा नजर आने की चाहत, ऊंची उड़ान की चाहत, अपने ख्वाबों की ताबीर की चाहत। मुझे भरोसा है अपने हर फैसले पर। अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए, जदीद लाइफस्टाइल और भरपूर आसाइशों की तकमील के लिए कब से था इंतजार कि काश वो मुयस्सर एक ऐसी जगह जहां दुनिया की हर सहूलत हो मौजूद। ऐसा मुमकिन हुआ J7 एम्पोरियम इस्लामाबाद की वजह से। मेरा घर, ऑफिस और तमाम सहूलियात एक छत के नीचे। जदीद आर्किटेक्ट और बैनुल अक़वामी तर्ज तामीर का शाहकार 26 मंजिला कॉर्पोरेट टावर, कमर्शियल मॉल और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स B17 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन पर मौजूद, मोटरवे, GT रोड और CPEC के संगम पर वाक़े पाकिस्तान का मेगा प्रोजेक्ट, पाकिस्तान का पहला स्काई वॉक ब्रिज एंड हाईएस्ट कैफे, जहां से होता है मार्गिला की पहाड़ियों का दिलकश नजारा।
3 मंजिला स्मार्ट कार पार्किंग के जरिए अपनी गाड़ी को पार्क करें। नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड से आरास्ता, जदीद तरीन आसाइशों से भरपूर मुकम्मल आर्टिस्टिकली डिजाइन शॉपिंग मॉल। सिंगल एट्रियम डे लाइट से आरास्ता 6 मंजिला शॉपिंग मॉल में गेमिंग जोन एंड एंटरटेनमेंट, किड्स प्ले लैंड, 3D एंड 4D सिनेमा थिएटर्स और 2 फ्लोर्स पर मुश्तमिल फूड कोर्ट्स, 16 मंजिलों पर मुश्तमिल आर्टिस्टिकली डिजाइन कॉर्पोरेट ऑफिसेज, दिलकश, दीदा ज़ेब और पुरवकार तर्ज जिंदगी के लिए स्टूडियो 1, 2 एंड 3 बेड्स पर मुश्तमिल अपार्टमेंट्स, होटल अपार्टमेंट्स और पेंट हाउसेज, बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक वॉशरूम्स और अमेरिकन किचन, अपार्टमेंट्स के लिए अलहदा से स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब, ओपन एयर रेस्टोरेंट्स, बैंक्वेट हॉल्स और डेडिकेटेड कार पार्किंग। बुकिंग 25% से, बकिया 4 साल की माहाना आसान अक़सात। कॉन्टैक्ट 033 777 777 00। मल्टी गार्डन B17 Islamabad, a project of J7 Group. J7 Emporium, a smart choice. जी नाजरीन, एन न्यूज़ पर प्रोग्राम मुकालमा रज़ी के साथ, और अभी आपने राहत मुल्तानीकर साहिबा को सुना। राहत साहिबा, मैं जब आप ख्वाजा साहब का कलाम सुना रही थी और उसमें मैं उसकी लिंग्विस्टिक्स के हवाले से देख रहा था कि कैसे लफ्ज़ उसने हिंदी के इस्तेमाल किए और मैसेज फिर कैसा था। और जब हम ये चीज़ों को देख रहे होते हैं, ख्वाजा साहब का कलाम हो या किसी और का सूफिया का कलाम हो, तो फिर हम ये देखते हैं कि अमन, मोहब्बत, भाईचारा ये बुनियादी दर्स था। सही। और हमने अब बहुत सी चीज़ों को शायद फैशन में शुमार कर लिया है, हमने उनकी असल रूह को भुला दिया। अब जब हम मुख्तलिफ़ फंक्शंस में देखते हैं और हम सूफ़ीज़म को देखते हैं, तो सूफ़ीज़म को फैशन बना लिया गया, शायद इसलिए कि उसके नाम पर कहीं से फंड्स वगैरह हासिल करना होते हैं। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल आपने सही कहा रज़ी साहब। जो हमारे पुराने सूफियों ने, बुज़ुर्गों ने पैगाम दिया है, क्योंकि अब जब से दुनिया बनी है कभी भी इंसान एक पेस पे नहीं जा सकता। जितने अल्लाह ताला ने इंसान बनाए सब मुख्तलिफ सोचते हैं, सबका मुख्तलिफ अपना अंदाज़ है सब। तो और पहले हम यही देखते हैं कितनी कौमें इकट्ठी रहती थी। इंडो पाक जब था तो उसमें सिख भी थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी हैं, एथिस्ट भी थे, हिप्पी लोग भी थे जो किसी मज़हब पे नहीं करते, जो खुदा को मानते भी नहीं, वो भी था, कुफ्र भी था, शिर्क। तो जो बुज़ुर्ग भी आया, जिस मज़हब का भी आया, उसने अमन की ही का मैसेज दिया, एक दूसरे को बर्दाश्त का मैसेज दिया। तो सूफियों का बेसिक पैगाम ही यही था। अब पूरी दुनिया में हर कौम या हर इंसान के पास एक अलहदा, अब अगर आपका सोच मेरे से बिल्कुल मुख्तलिफ, तो आपके लिए एक अलहदा मुल्क तो नहीं बनाया जा सकता ना। ना आपके लिए कोई अलहदा, हम मुल्तान में कोई अलहदा खिता रख दे जी रज़ी साहब के लिए कि राहत बानो के लिए एक अलहदा कर दे तो ज़्यादा है ना। नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता। तो हज़ूर पाक, अगर हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी देखते हैं तो कितनी टॉलरेशन का मुजाहिरा उन्होंने किया, कितने मज़ाहिब के साथ किया, फतह मक्का पे कैसे खुलेआम माफ़ी दी। हम अगर उसी मैसेज को भी याद रखें और ये देखें कि दुनिया तो बहुत चंद दिन के लिए, ये जैसे ख्वाजा साहब ने भी फरमाया कि दोनों जग के मालिक हो तुम, क्यों भूल गए हो, इस दुनिया के भी तुम मालिक हो, उसके भी। अगर अमन मोहब्बत के साथ रहोगे तो यही तो सूफियों का पैगाम भी यही है। अगर मैं समझती हूँ लोग फैशन में भी इसको सुन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है।
जो हमारी यंग जनरेशन है वो हर चीज़ को खाने को भी फैशन समझती है, वो लिबास को भी फैशन समझती है। तो कोई आई डोंट माइंड इट कि ये तो फिर होना चाहिए, ये ज़रूर लोग इसको फॉलो करें। अगर इसी मैसेज को हम सब देखें, ख़ानदानों में भी, घर में भी और मोहल्ले में भी, हर जगह अमन के, टॉलरेशन के, और क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को मुख्तलिफ पैदा किया, कभी भी ये नहीं हो सकता कि हम जितने इस कमरे में लोग मौजूद हैं हम सब एक तरह सोचते हों, सब एक दूसरे को मोहब्बत कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, लेकिन अंदर से बेशक ना कर रहे हो, ऊपर से हमें एक अमन रखने के लिए, जिसे हम फेस सेविंग कहते हैं, एक रिस्पेक्ट कहते हैं, एहतराम कहते हैं, वो हमें रखना पड़ेगा। हमारी कौमों ने आज वो छोड़ दिया है। जलसे करते हैं तो हम तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं, पता नहीं कितनी कितनी मुश्किल से मोटरसाइकिल उसमें हम एक चीज़ कितनी मुश्किल से उसने चीज़ें ली होंगी, अदम बर्दाश्त क्यों आ गई है। अब यहाँ फिर एक सवाल उस्ताद से बनता है, सवाल उस्ताद से ये बनता है कि हम देख रहे हैं, सबको शिकायत है कि जी नई नस्ल जो है वो एहतराम नहीं कर रही, नई नस्ल जो है वो रैश हो जाती है, नई नस्ल जो है वो गुस्से में आ जाती है। ये बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, एटिकेट्स के बारे में हम बात करते हैं। अब इसमें कसूर किसका, मेरा ये सवाल है। बिल्कुल, हमने जो कुछ हमारे बुजुर्गों ने हमें दिया, ट्रांसफर हुआ, हमने वो हम में आया और वो हमारी शख्सियत बनी। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें उस्ताद का रोल, मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि मैं अपने उस्तादों की वजह से हूँ जो कुछ भी हूँ आज। वो उस्ताद मेरे घर पर हो, वो उस्ताद मेरे स्कूल में हो, वो उस्ताद किसी टी हाउस में हो, किसी बाबा होटल में हो, कहीं भी हो। अब जो है इसमें उस्ताद का रोल क्या रह गया इस सूरत हाल में? जब क्या हम आज उस्ताद अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा, ये समझें? नहीं, उस्ताद कर रहा है। जो एक सिस्टम आ गया है, जब तालीम बिकने लग गई है, फिर अदब ख़त्म हो गए। जब आपका बच्चा 50,000 दे के स्कूल जाता है तो उसको माँ बाप के बैक ऑफ द माइंड भी ये होता है कि स्कूल से उसको अंग्रेज़ी आ जाए, मॉडर्निज्म आ जाए, बेशक वो मैनर्स भले सीखे ना सीखे। हमने जिस स्कूल में तरबियत थी, सेंट मेरीज़ कॉन्वेंट में, हमें खाने की तमीज़, गुड मैनर्स का एक पीरियड होता था, देखें डेली के हिसाब से, तो उसमें खाने का, उठने का, बैठने का, लिबास का, बात करने का वो होता था। फिर घर में माँ बहुत बड़ी दर्स का है। मेरी अम्मी अभी भी मुझे बाज़ाक़त इंटरव्यू में कोई ऐसी बात कर दूँ किसी के घर में, तो मुझे अभी भी वो आके ज़रूर टोकती है कि कल तुमने या आज तुमने बात ठीक नहीं की, ऐसे नहीं करनी चाहिए। उनका एक तजर्बा है, अच्छा, तो ये जो एक तरबियत का अमल है, आज के माँ बाप ने वो ख़त्म कर दिया। बच्चों का कोई कसूर नहीं, नई जनरेशन का कोई नहीं। आपके वालिद साहब, आपकी वालदा, आप खुद देख लें, वो जो पका होगा आपको वो सब चीज़ें याद होंगी कि सब्र की तलकीन, एक दूसरे की बर्दाश्त की, बांटने की, शेयरिंग की। मुझे तो ये अभी भी होता है कि अम्मी कहती है अपनी चीज़ लोगों को दे दो, अभी भी। तो ये चीज़ अंदर है। जब आप अपने बच्चे को सिखाते कि बेटा तू चीज़ नू लुका ले, पहले तू चाचा जी आ गए ने तो रोटी नू काट लो, बाहर कह दो कि नहीं है घर पे, हाँ कह दो नहीं है, या जैसे अब खाना लग गया तो हम कहेंगे पहले वो लोग, फोन आ गया तो इशारा कर दिया कि कह देना मैं नहीं हूँ। तो ये बच्चों को घर से ही बच्चों को शेयरिंग की तरबियत नहीं है और तमीज़ नहीं सिखाएंगे, बच्चे के अंदर माँ बाप का खौफ नहीं होगा, चाचे का, दादे का, नाने का, तो तब तक मैं समझती हूँ कि ये मुआशरा, एक उस्ताद बेचारा कुछ नहीं कर सकता कि स्कूल में तो अच्छा वो सिखाए, घर में जहाँ बच्चा में 18 घंटे रहते हैं वहाँ कम, और जहाँ 6 घंटे गुजारते हैं हम सारा उस पर करते हैं। लेकिन स्कूल्स का सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए, पूरी दरसगाहों का सिस्टम अच्छा, जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, सिर्फ किताबी इल्म ना दिया जाए, मुआशरती इल्म भी दिया जाए कि बिहेव, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो आपका बिहेवियर है, आपकी ट्रैफिक में है, आपकी बातचीत में है, हमसाओं के साथ क्या। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिहेवियर ही तो इंसान के ठीक किए हैं। सूफियों ने आके बिहेवियर ही तो कि सूफी ने अच्छा लिबास नहीं पहना, अच्छा खाना नहीं किया, अपनी रोटी भी सहाबा ने उठा के आगे जिसने मांगा फकीर ने उसको दे दी, तो वो क्या था, वो कोई तालीम, वो तो बिहेवियर ही था, अमल था, तो अमल ही था, शेयरिंग ही तो थी। आज हम क्यों बेचैन हैं कि हम हर बंदे को, मुझे आपसे आगे निकलना है, आपको मेरे से आगे निकलना है, मुझे आपसे ज़्यादा पैसा चाहिए, मुझे आपसे अच्छा ड्रेस चाहिए, मुझे आपसे अच्छी गाड़ी चाहिए। तो ये बेचैनी मुआशरे में इसी चीज़ की। अगर अल्लाह ताला का शुक्र करेंगे और हम ये देखें कि खत्म हो गई, मेरी कैपेसिटी क्या है, कि जितनी मेरी कैपेसिटी, देखिए मेरे से बहुत ये सवाल किया जाता है अम्मी से, गाने में कंपैरिजन, कि आपको कभी जलन हुई हो या आप तंग हुए हो, वालदा ज़्यादा अच्छी हैं, आप कम अच्छा गाती हैं, तो मैं समझती हूँ कि मैं तो अल्लाह ताला का ये बहुत शुक्र करती हूँ कि मैं उनकी बेटी हूँ। मैंने कभी उनके साथ कॉम्पिटिशन नहीं किया। मेरी जो कैपेसिटी है मेरे लिए ऑनर है, मेरी कैपेसिटी टीचिंग में रही, मैंने ज़्यादा वक्त टीचिंग को दिया, उन्होंने सारा अपना वक्त ज़िंदगी में गायकी को दिया, तो ज़ाहिर है वो पॉलिश ज़्यादा होंगी या मैं, तो मेरे और फील्ड्स हैं। तो इसी तरह इंसान अपनी कैपेसिटी जब देखता है कि मैं इतना कर सकता हूँ, इतनी कर सकती हूँ, और जब वो मुकाबला नहीं लगाता ऊपर जाने के लिए मादियत में,
इंसानियत में हमें मुकाबला ज़रूर लगाना चाहिए कि मैं अच्छे कामों में आपसे आगे चली जाऊँ। अगर मैं मादियत में लगाऊंगी और मेरी तनख्वाह सिर्फ इतनी सी है तो मैं बताएं कैसे इतनी, मैं अगर अल्लाह का शुक्र अदा करूँगी, अपने से नीचे को देखूँगी तो मेरे बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। ये अदम बर्दाश्त जो माशरे में है वो घर में ही कॉम्पिटिशन किया जाता है कि जी उनका चाचे का बेटा बहुत अच्छे नंबर लेके तुमने नहीं लिया। यही चीज़ अब खुदकशियों की तरफ और गाली गलोच की तरफ नई नस्ल को लेके जाए। हम भी तो नई नस्ल थे अपने दौर में, मुझे याद है अगर खाना घर में हमें अच्छा नहीं लगता था तो चीनी के साथ भी रोटी खा लेते थे, इसमें कुछ होता था। गुड़ के साथ वो घी वाली चुपड़ी रोटी मेरे लिए बड़ी ट्रीट होती थी क्योंकि मुझे शोरबे बच्चों में बहुत बुरे लगते थे। घर में बड़े शोरबे पकते थे, आलू गोशी है वो फला फला, तो मेरे लिए नानी अम्मा जी शक्कर वाली रोटी मिल गई पराठे के ऊपर रखे तो हमें बड़ी खुशी। आज का बच्चा कुछ खुशी नहीं, बर्गर वो कह रहे हैं मुझे बाहर से टेक अवे करा के दें, क्योंकि आपने उनको डाला, आदत डाली पे डल गए वो। और आपने ये नहीं सिखाया कि पेट को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी, सिर्फ आपने खाने तक अपनी सेहत के लिए ख्याल रखें। आज का बच्चा ना सेहत देखता है ना कुछ देखता है, और ना वो उसका रात का जागना, हमें मना होता था कि रात को जागना ही नहीं है कि सेहत पे बुरे असरात पड़ते। तो अब देखिए ना तरबियत में किस कदर फ़र्क आ गया। तो अदम बर्दाश्त इसीलिए सोसाइटी में। मैं इसमें एक, अब आपने ये एजुकेशन के हवाले से बात की, अब एजुकेशन का आज का क्वेश्चन एक जो है ना आजकल वो हमेशा से हम सुन रहे हैं, वो ये है कि जो सैकड़ों बच्चों ने पूरे नंबर हासिल करके रिकॉर्ड बीट किए, अब वो उसमें उसका असरात क्या मुरतब होंगे? एक तो ये अनबीटेबल रिकॉर्ड हो गया, हर एक का हो गया। अच्छा, उससे कईयों की हक तलफी भी हो गई। कोई पॉलिसी साजी में कहाँ कोई ऐसा रुकावट आई कि जिससे नतीजे में कोरोना तो नो डाउट वो एब्सोल्युटली वहीं पे रहा और वो उसके नतीजे में मसाइल भी पैदा हुए, लेकिन इस सिस्टम के क्या नताइज बरामद, इस नतीजे के क्या नताइज बरामद होंगे? इसके नताइज बस अब आप देखें, अगर तो जस्टिफाई नहीं है नंबर्स, फिर तो हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हैं कि वो बच्चे जो मेडिकल में जाएंगे अगर वो जस्टिफिकेशन नहीं कर पाते तो ऑब्वियसली हमारे पास जो डॉक्टर्स नहीं आएंगे। प्राइवेटाइजेशन ने बड़ा जिसे कहते हैं सेल्फ फाइनेंस ने, उसने भी बड़ी खराबियां की हैं। अगर ये 1 साल हो गया कि पॉलिसी में ऐसा है तो मेरा ख्याल है इसको देखना चाहिए, गवर्नमेंट इस पर रिव्यू होना चाहिए। और बाकी ये कि बच्चों में जो हमने कंपटीशन की आदत डाल दी है लेवल्स ओ लेवल्स में या किसी भी उस पर कि जी उससे आगे निकलना, उससे आगे। अब बच्चे के अंदर कैपेसिटी नहीं है, वो डॉक्टर नहीं बनना चाहता, वो इंजीनियर नहीं बनना चाहता, वो कोई बड़ी, अगर वो आर्ट्स में जाना चाहता तो आज तो हर फील्ड इतनी ओपन है, इतनी माशाल्लाह। आप देखें टेक्सटाइल्स में बच्चों ने इतना काम किया है, लॉन्स नहीं आ रही है, प्रिंट्स है, म्यूजिक है, कोरियोग्राफी है। कहीं मैं कथा कलामी कर रहा हूँ, कहीं इसमें एकेडमीज का रोल तो नहीं है? जो एजुकेशन एकेडमीज का एक माफिया है। टारगेट बिल्कुल है, जहाँ ये लिखा होता है कि 100 में से 100 आएंगे, लिखा होता है। और कुछ कॉलेजेस हैं जो फिर वो मैनेज करते हैं जी, मैनेज भी करते हैं, बच्चों को कंपटीशन पे लेके जाते हैं कि आगे तक जाने के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी। मगर मैं ये बात, फिर वही बात है कि बच्चों को खुदा के लिए हम माँ बाप जो हैं वो ये सिखाएं कि बेटा मार्क्स भी लें, आगे भी जाएं, लेकिन अच्छा इंसान होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इतना टॉपर डॉक्टर, इतना टॉपर प्रोफेसर, वो भी एथिक्स को प्रीच तो कर रहा है लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर रहा, उसका अपना किरदार और इखलाक ठीक नहीं है, वो फिर हमारे माशरे पे उसका बहुत बुरा असर होता है। उसकी पोलाइटनेस, उसके अंदर इंसानी हमदर्दी होना, ये सबसे अहम चीज़ है। हम अब प्रोग्राम के इख्तितामी मराहिल में जाएंगे जी। और कोई ज़िंदगी का ऐसा वाक़या जो आप समझती हैं कि आपकी ज़िंदगी का बहुत खूबसूरत वाक़या है, एक खुशी के हवाले से और एक दुख के हवाले से, 2 वाक़यात मैं आपसे सुनना चाहूँगा ऐसे। अल्हम्दुलिल्लाह आलमीन में बेसिकली रज़ी साहब अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कंटेनमेंट है मेरे अंदर, बड़ी कनात है। मैं अल्लाह ताला का हमेशा शुक्र अदा कर, इतनी सी चीज़ भी मिल जाए तो मैं बहुत खुश हो जाती। मैं यहाँ तक पहुँच गई तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि शुक्र मैं ठीक पहुँच गई, आपके साथ बैठी हूँ। तो खुशी के कई वाक़यात होते हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब कभी मैं किसी के लिए अच्छा काम करती हूँ, किसी के काम आती हूँ, तो मेरे लिए सबसे खुशी का मौका वो होता है जब मैं किसी इंसान की मदद करूँ और मेरे मदद से उसका कोई मसला हल हो जाए। एक वाक़या जो जिस पे
होता है ज़िंदगी जी, में होता है बिल्कुल। मैं डिग्री कॉलेज में पढ़ाती थी, तो मेरी फर्स्ट टाइम ड्यूटी लगी, डिसिप्लिन पे बच्चों की फीस भर रहे थे लाइंस पे, तो उसमें मैंने देखा कि कुछ बच्चे बहुत रो रहे थे, तो लड़कियां, तो मैंने पूछा भाई आप क्यों रो रही हैं? उसने कहा जी मेरे 900 समथिंग मार्क्स हैं लेकिन मेरे पास फीस के पैसे नहीं हैं। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, मैंने कहा कितने, हालांकि उस ज़माने में फ़ीस थी 1600 और 1800, इस एडमिशन के थर्ड ईयर में पैसे नहीं BSc में या किसी उधर जाने के लिए। और कुछ बच्चों ने ये भी कहा कि मेडिकल का भी मेरिट है लेकिन हमारे पास मेडिकल हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, हमारे पेरेंट्स इस तरह। तो वो मेरे लिए बड़ा दुख का अलमिया हुआ कि मैंने कहा इतने बच्चे, एक तो इनके लिए कुछ स्कॉलरशिप्स का सिलसिला होना चाहिए अच्छा, और उनकी फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हेल्प की, और तब से लेके अब तक माशाल्लाह सिंस 97 से मैं बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए ख़ास कर फ़ीस का एहतमाम करती हूँ, क्योंकि अगर एक माँ पढ़ जाएगी तो पूरी नस्ल जो है आपकी बहुत अच्छी सुधर जाएगी। तो वो मेरे लिए बड़ी एक दुख का ये मकाम था कि अगर किसी बच्चे की हम मदद नहीं कर सकते, बच्ची यूनिवर्सिटी के मेरिट पे और हमारे तक नहीं पहुँचती, वो मुझे दुख होता है। और अगर हम उसकी हेल्प कर देते हैं यूनिवर्सिटी तक जाने में, क्योंकि एक बच्ची जब माशाल्लाह कर लेती है, अर्न करती है घर में, वो अपनी आल औलाद को भी पाल सकती है उससे। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट होता है कि बच्चों की हेल्प करना, वो मुझे बड़ी खुशी देता है। और अगर ना कर सकें और बच्चा हम तक ना पहुंच सके और उसके साल ज़ाया हो जाए, फिर मुझे बड़ा दुख, फिर तकलीफ हाँ, होती है। ये ज़्यादा दुख वाली चीज़ है। पर्सनली मुझे कुछ नहीं, मेरे इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी फैमिली, अल्लाह का बड़ा करम शुक्र। कभी होते होंगे तो मुझे कुछ इतना याद नहीं, कोई मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने हमें बहुत वक्त दिया। और लेकिन अभी हम नाज़रीन बहुत अच्छी गुफ्तगू सुनी हमने, बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। और जैसा मैंने आपको प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि एक वर्सटाइल शख्सियत हैं। आप से आइंदा प्रोग्राम में मुलाकात होगी। एन न्यूज़ से प्रोग्राम मुकालमा के मेज़बान रज़ीउद्दीन रज़ी को इजाज़त दीजिए, लेकिन हम प्रोग्राम के इख्तिताम पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे मैं इजाज़त ले चुका। मैं एक गीत आपसे सुनना चाहूँगा, और वो गीत मैं सुनना चाहूँगा जो बहुत मकबूल है, मैडम की पहचान बन चुका सराइकी का, आप खुद समझ गई होंगी। जी पीलू पक्कियाँ, हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद की खूबसूरत काफ़ी, जिसमें उन्होंने कुदरत के नज़ारों का जिक्र किया। पीलू मुख्तलिफ रंग के हैं, और एक्चुअली ये तसव्वुफ़ का कलाम है, वो दुनिया के रंग बताते हैं बहुत ज़्यादा हैं। ये चुन लिए हैं तो अब आखिरत की तैयारी भी करें इसकी।